नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जिसको लेकर दुनिया में हमेशा भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार होता रहता है और भारत लगातार संघर्ष करता रहता है कि कश्मीर का जो सच है वो दुनिया के सामने लाए। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कश्मीर को लेकर के दुनिया को कश्मीर का सच बताता है कि कश्मीर भारत का है, जम्मू कश्मीर भारत का है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इस सच को बताने के लिए भारत को कई बार संघर्ष करना पड़ता है, कई बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ना पड़ता है। खास करके भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है और अब तो 370 हटने के बाद पाकिस्तान के साथ टर्की और कुछ और देश भी हैं जो भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर को लेकर इस दुष्प्रचार में शामिल हो गए हैं। तो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का सच जो है, जैसे मैंने कहा, उसको लेकर भारत को तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी बात रखनी पड़ती है। अभी बीते 24 घंटे में पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार किया। हालांकि भारत की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कश्मीर का कुछ ऐसा भी सच है, क्या कश्मीर का कुछ ऐसा भी सच है जो लगातार देश से ही छुपाया गया? आज दो टूक में यही सवाल हम उठाएंगे। कश्मीर का वो सच जो दरअसल देश से छुपाया गया। हम सबने जाना, पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, नेताओं के भाषणों में सुनते रहे कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह दरअसल आजादी के समय, क्योंकि भारत प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था उस वक्त और अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, वो चाहते थे कि भारत लड़ता रहे, बिखरा हुआ देश रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ एकजुट किया और फिर भारत जो है वो वास्तव में, भारत का वो नक्शा जो आज हम देखते हैं वो दुनिया के मानचित्र पर उभर कर आया। लेकिन हमको ये पढ़ाया गया, हमको ये बताया गया कि दरअसल उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो और इसीलिए जम्मू कश्मीर जब भारत का नक्शा बन गया, दुनिया में भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। और उसके करीब 2 महीने बाद अक्टूबर में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने, जो कबाइलों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और हमको यह बताया गया, यह पढ़ाया गया कि दरअसल जब कबाइलों ने, पाकिस्तानी सेना के जो कबाइले थे, पाकिस्तानी सेना जो थी, जब कबाइलों के वेश में उसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, तब महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये एक ऐतिहासिक झूठ है? आज इसी पर दो टूक चर्चा होगी। ये चर्चा इसलिए होगी क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ट्विटर युद्ध में इस पूरे मसले पर जो है आमने सामने आ गए। आज इसी मसले पर हम दो टूक चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरा मसला और क्या है ये पूरी कहानी? आइए पहले इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने 24 घंटे में कश्मीर का मुद्दा तीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फजीहत करा ली, क्योंकि तीनों ही मंचों पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का मुंह बंद किया भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। उधर रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के बजाय पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकवाद को तुरंत बंद करना चाहिए
और पीओके में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए और भारतीय क्षेत्रों से अपने अवैध कब्जे को तुरंत खाली करना चाहिए। पाकिस्तान को तीसरी शपथ कजाकिस्तान में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया में लगी। यहां भारत की उप विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दो टूक सुनाई। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया को लेक्चर देने की जगह अपने घर को ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को सताया जाता है। अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमला किया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण के असंख्य मामले सामने आए हैं। It is unfortunate that Pakistan has again chosen the path of reckless use or misuse of Sikha platform to propagate false and malicious propaganda against my country and distract from the theme and focus of today's discussions and cooperation amongst member states. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will remain an integral part of India. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal affairs. Pakistan's remarks today constitute gross interference in India's internal affairs, sovereignty and territorial integrity, which is inconsistent with the Sikha Declaration on the Principles Guiding Relations between Sikha Member States of September 1999. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, तो इधर देश में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री सच्चे इतिहास को झुठला रहे हैं, जिसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कश्मीर का वो सच देश के सामने रखा जो अब तक छुपाया गया था। किरण रिजिजू ने लिखा कि कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू की संदिग्ध भूमिका का बचाव करने के लिए लंबे समय से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बारे में ऐतिहासिक झूठ बोला जा रहा है। वो ऐतिहासिक झूठ ये है कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर के भारत में विलय के मुद्दे पर घबराए हुए थे। किरण रिजिजू ने ऐतिहासिक तथ्य देते हुए लिखा कि पंडित नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के कश्मीर के भारत में विलय के सवाल को टाल दिया था। रिजिजू ने लोकसभा में नेहरू जी के 24 जुलाई 1952 के भाषण का हवाला देते हुए दावा किया कि महाराजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए पहली बार आजादी से एक महीने पहले जुलाई 1947 में ही नेहरू जी से संपर्क किया था, लेकिन नेहरू जी ने महाराजा की बात को अस्वीकार कर दिया। नेहरू अक्टूबर 1947 में भी टाल मटोल कर रहे थे, जब पाकिस्तानी आक्रमणकारी श्रीनगर के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए थे। रिजिजू ने कश्मीर का जो सच देश के सामने रखा, आज देश में उस पर बहस हो रही है कि क्या वास्तव में खुद पंडित नेहरू कश्मीर के भारत में विलय के सवाल को लगातार टाल रहे थे, और अगर ऐसा है तो क्यों? तो आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में दरअसल किरण रिजिजू ने जो ट्वीट किए हैं, जो पूरी जानकारी, वो उन्होंने और कुछ नहीं बल्कि लोकसभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, जो उन्होंने बहस के दौरान बोला, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के भाषण को कोट करते हुए लिखा है। तो सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू जो लोकसभा में बोल रहे थे, ये तारीख भी उस समय तारीख भी दी गई है, जुलाई जो है की तारीख भी दी, हाँ 1952 की तारीख भी दी गई है, जब शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता हो गया तो उसके बाद की बात है। तो सवाल यह है कि दरअसल वो सही है, वो भाषण सच है, या हमको जो अब तक बताया गया कि महाराजा हरि सिंह जो हैं वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में मिले, वो सही है। तो आज इस पर दो टूक होगा। मेरा आज का सवाल आपके सामने है, दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वो मेरा सवाल आपके सामने है। क्या आजादी से पहले जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के सवाल पर टाल मटोल करते रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू? जी हां, मेरा सवाल है, क्या आजादी से पहले जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के सवाल पर टाल मटोल करते रहे
तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू? ये मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उन मेहमानों का भी परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुरुप्रकाश पासवान जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है गुरुप्रकाश पासवान जी, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सुशील पंडित जी, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ दो मेहमान और इस डिबेट में जुड़ने वाले थे। दीपिका सिंह रजावत, कांग्रेस की तरफ से उनका नाम मुझे दिया गया था कि दीपिका सिंह रजावत कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर डिबेट करेंगी, लेकिन दीपिका सिंह रजावत जो है इस वक्त जो है उनका फोन नहीं मिल रहा है, वो अंडरग्राउंड है, कहाँ है मैं नहीं जानता। लेकिन इस सवाल को लेकर आखिर इतना असहज क्यों है कि उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनका नाम आया, लेकिन इस डिबेट को लेकर फिलहाल जैसा मैंने कहा कि वो अनट्रेसेबल हैं, कहाँ है मैं नहीं जानता। इसके अलावा मेरे साथ इसमें पीडीपी के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं शेख नासिर, उन्होंने भी इस डिबेट में जुड़ने का वादा किया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले मुझे पता चला अचानक शेख नासिर ने भी कहा है कि वो जो हैं इस डिबेट में नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं एक दूसरा पक्ष आपके सामने आए जो दरअसल इस झूठ को अब तक जिंदा रखे हुए था कि दरअसल महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में भारत का विलय हो। अगर ये वास्तव में ये सच है तो मैं कोशिश करूंगा इस पक्ष को रखने वाले भी साथ में जुड़े, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत मैं सुशील पंडित जी आपसे करता हूं। सुशील पंडित जी, हमने तो यही पढ़ा था, हमने तो यही जाना था, महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो। तमाम आप गूगल कर लीजिए, इतिहास की किताबों में जाइए, सब जगह यही लिखा है महाराजा हरि सिंह जो है नहीं चाहते थे भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो, लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तब घबरा कर वो आ गए। आज ये जो भाषण है, अब सवाल यह है कि जो पंडित नेहरू का जो ये भाषण है वो सच है या जो हमने अब तक पढ़ा वो सच है? अशोक जी, भला हो इस चुनावी तूतू मैमे का कि कभी कभी सच छन छन के बाहर आ जाता है। यह हमारी त्रासदी रही है कि स्वाधीनता के बाद हमें पट्टियां पढ़ाई गईं, शोध नहीं हुआ, सच सामने नहीं रखा गया, लोगों की इज्जत बची रहे इसके लिए लीपापोती हुई, पर्दे डाले गए, मन गढ़ंत प्रसंग गढ़े गए। सच ये है कि महाराजा हरि सिंह एक प्रखर राष्ट्रवादी देशभक्त राजा थे। उन्होंने अंग्रेज की भी दुश्मनी मोल ली केवल इस आग्रह के कारण कि उन्होंने अंग्रेज को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत को ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली इंडिया में बांटने का भ्रम मत पालिए, भारत एक है और हम उस भारत का हिस्सा हैं। इसलिए नहीं कि मैं वहां का राजा हूं और मेरे पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर शताब्दियों, सहस्राब्दियों से भारत का हिस्सा रहा है। ये उनके शब्द हैं लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। इसी के चलते अंग्रेज उनसे खफा भी हुए थे। रही बात 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले की, उनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे रामचंद्र काक। दिल्ली आकर के वो नेहरू जी से मिलने की चेष्टा में यहां कई दिन पड़े रहे। नेहरू जी ने समय नहीं दिया। आजादी से पहले की बात कर जी रहे हैं, हाँ, जब प्रिंसली स्टेट्स का विलय चल रहा था। जी हाँ, क्योंकि उन्हें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का मामला पंडित जी खुद देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे मिलिए, और वो मिलने से राजी नहीं हो रहे थे। वो जानते हैं क्या शर्त लगा रहे थे कि पहले शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए और फिर उस प्रधानमंत्री को मेरे साथ बातचीत के लिए भेजिए, तो मैं इन शर्तों पर, इन विषयों पर बात करूंगा। इसी कारण टालमटोल चलता रहा और आखिर तक आप मानिए 22 अक्टूबर को कश्मीर पर आक्रमण हुआ है, जम्मू कश्मीर पर, और 27 अक्टूबर को हमारी सेनाएं गई हैं। 5 दिन बाद, छठे दिन, कश्मीर की हालत इतनी नाजुक थी, जैसा कि आपने अपनी आरंभ चर्चा में बताया, कि सेनाएं कई किलोमीटर अंदर घुस आई थी, श्रीनगर की सीमा पर दस्तक दे रही थी, और ऐसी भयानक लूटमार मची थी बारामूला में, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में। उसके बावजूद भारत की सेनाओं ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि उनको अनुमति नहीं थी। और अभी तो और भी बहुत सी जानकारियां सामने आई हैं। मेजर ओंकार सिंह कलकट, ब्रिगेड मेजर पन्नू, पेशावर के पास कैंटोनमेंट में तैनात थे। उनके जो संस्मरण हैं, अनुभव हैं, उन्होंने जो कागज पढ़े हैं, उस हिसाब से तो इस पूरे आक्रमण को अंग्रेज सेना ने नियोजित किया था, पूरी तरह प्लान किया था। और 20 जुलाई को यह कागज
मेजर ओंकार सिंह कलकट के हाथ लगे, जिसमें जनरल मेसर्वी ने एक डिटेल प्लान दिया था इन्वेजन का कि 10 फॉर्मेशंस कहां कहां से जम्मू कश्मीर में घुसेंगी और वो कितनी तादाद में होंगी, उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स कितने होंगे, जवान कितने होंगे और कबायली कितने होंगे। ये पूरा नियोजित एक कार्यक्रम था, ये अटैक था, जिसकी जानकारी भारत सरकार को 20 अक्टूबर को मेजर ओंकार सिंह कलकट ने डिफेंस मिनिस्टर बलबीर सिंह और उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बाद में भारतीय सेना के सर्वोच्च अध्यक्ष बने, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति बने, पीएन थापर को दी, क्योंकि वो उस समय भारत के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर्स में तैनात थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पीएन थापर और गृह मंत्री बलबीर सिंह, इन दोनों के पास यह जानकारी थी, उन्होंने मानने से, इस पर विश्वास करने से इंकार कर दिया। कर भी लेते तो आक्रमण 22 को हुआ ना, उसके बाद भी क्या कर लिया। सरकार की इच्छा नहीं थी जब तक शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नहीं बनते। और इस विषय में जनरल मानेकशॉ, जो उस समय कर्नल मानेकशॉ थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में प्रेम शंकर झा को लिखा है, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री में वहां पढ़ा, छपा हुआ है कि आक्रमण होने के बाद जब लॉर्ड माउंटबैटन ने बुलाया, तब उनसे कहा गया, शेख अब्दुल्ला स्वयं विलय का प्रस्ताव लेके आए हैं, महाराजा ने उन्हें भेजा है। यानी महाराजा ने जवाहरलाल नेहरू की इस अपमानजनक शर्त को भी अपमान का घूंट पीकर माना, क्योंकि कश्मीर की रक्षा दांव पर लगी हुई थी। उन्हें यह विलय का पत्र भेजा और कालांतर में वो प्रधानमंत्री बने, उनको कश्मीर सौंप दिया गया जैसा कि नेहरू जी की इच्छा थी। तभी कश्मीर बच पाया, लेकिन फिर भी 40% के लगभग कश्मीर, 38% लगभग कश्मीर पाकिस्तान के हाथों तश्तरी में रखकर सौंप दिया गया। यह है कश्मीर का सच, जिसे छुपाया जाता रहा और मढ़ा गया। यह दोष महाराजा हरि सिंह के माथे, उनके साथ इतिहास ने और आज तक के कथा प्रसंग ने बहुत बड़ा अन्याय किया है कि उन्हें दोषी ठहराया जाता रहा है। ये भी किसी तरह उड़ाई जाती रही कि फला ने गए जाकर के उनको मनाने की कोशिश की। कोई बहुत बड़े हिंदू नेतृत्व के लोगों ने जाकर के उनकी मान मनोवल की कि मान जाइए, वो खुद माने तैयार बैठे थे। उनको मनाने की जरूरत की जरूरत नहीं। पंडित नेहरू खुद जो है उनके स्पीच का जो हिस्सा, वो कह रहे हैं कि जुलाई में मेरे पास समय आए थे। कितना कश्मीर को लेकर के कितना ऐसा सच है जो अब तक देश से छिपाया गया। ये ताज्जुब होता है कि ये तमाम चीजें जो है अब तक पर्दों में रखी गई। और मैं शुक्रगुजार हूं सुशील पंडित जी, आज आप इस शो में हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सच आज हम जान पाएंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस सपोर्टर है, कांग्रेस समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, दीपिका सिंह रजावत, कांग्रेस की तरफ से उनका नाम दिया गया था, लेकिन वो अनट्रेसेबल हैं। अनट्रेसेबल का मतलब आप समझ सकते हैं कि अनट्रेसेबल हैं। पीडीपी ने इस डिबेट में शामिल होने की बात की थी, लेकिन पीडीपी ने अचानक से जो है अपना मन बदल लिया। क्यों? क्योंकि क्या कश्मीर के सच से कोई खौफ है, कोई डर है? कश्मीर के सच का सामना करने का डर है? ये सवाल भी मैं इस डिबेट में लगातार उठाता रहूंगा। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, सुशील पंडित जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि भला हो, चलो राजनीतिक तू मैं होती है, लेकिन इस राजनीतिक तू मैं में बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, सच सामने आ जाता है। जयराम रमेश जी ने जब प्रधानमंत्री पर हमला किया, तब ये तथ्य जो है किरण रिजिजू पब्लिक में लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि ये तथ्य तो वैसे भी पब्लिक में आना चाहिए था। क्या मतलब कोई बहाना तलाश रहे थे आप लोग, क्योंकि मौका मिले तब जो है इस चीज को लाएंगे, या बीजेपी की रिसर्च टीम लगातार लगी रहती है इस तरह की चीजें खोदने में कि जब जो हाथ लगे पब्लिक डोमेन में लाया जाए? मौके की तलाश में आप लोग रहते हैं? नहीं, देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं। और आज तक क्या होता था, और ये दुर्भाग्य है देश का, कि डिस्कोर्स जो था, कश्मीर के डिस्कोर्स से कश्मीरियों को बाहर रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, उनके लिए कश्मीर ने क्या, चश्मे शाही का पानी पीते थे, ये उनका कश्मीर का संबंध था। और आपने अच्छा कहा कि रिसर्च में क्या हो रहा है। मैंने रिसर्च के संदर्भ में ही ये पुस्तक आई है, बियॉन्ड द लाइन्स, ये कुलदीप नैयर जी, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे, उन्होंने लिखी है। और इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट 2 बातें कही हैं जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, 24 अक्टूबर के शाम में उस वर्ष जब नेहरू जी को जानकारी दी गई, तो वो एक पार्टी कर रहे थे। वो पार्टी कर रहे थे
थाईलैंड के कुछ डेलीगेशन के साथ। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी समाप्त हो जाएगी तब हम आएंगे, ऐसा कुलदीप नैयर जी ने लिखा है। दूसरा, कुलदीप नैयर जी ने जनरल थिमैया से बातचीत किया और जनरल थिमैया से उन्होंने पूछा कि आखिरकार क्या कारण थे कि आप लोग गिलगिट से आगे नहीं जा पाए। तो जनरल थिमैया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नेहरू वांटेड ओनली द कश्मीर वैली। ऐसा जनरल थिमैया ने कहा है कि नेहरू वांटेड ओनली द कश्मीर वैली, हिज थिंकिंग वाज क्लियर फ्रॉम व्हाट ही ऑफर्ड लियाकत अली खान एट द कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर। ये दो बातें स्पष्ट हैं कि उनकी संवेदनशीलता कश्मीर को लेकर के क्या थी, उनका स्टेक क्या था। उनका स्टेक बस ये था कि उनका पानी आता रहे, उनको शिकारा में पर्यटन होता रहे। दो बातें। तीसरी बात जो अभी सुशील पंडित जी ने कही है, बहुत पते की बात कही है। ये पुस्तक है जेएनके इनविजिबल फॉल्ट लाइंस, इसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है और इसके पेज नंबर 173 में ये पुस्तक जो फुटनोट है वो फुटनोट है आपका पैराडाइज ऑन फायर। पैराडाइज ऑन फायर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हरि सिंह वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया इमीडिएटली। हरि सिंह तुरंत ही भारत में विलय करना चाहते थे, बट नेहरूज अनरीजन्ड सपोर्ट टू अब्दुल्ला, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नेहरूज अनरीजन्ड सपोर्ट टू अब्दुल्ला एंड इंसिस्टेंस दैट पावर बी ट्रांसफर्ड एंड अब्दुल्ला बी मेड द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा पुस्तकों में कहा है। तो ये तो कोई थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद एक परिवार को हमेशा प्रमोट करने के लिए सत्य को दबा के रखा गया, तथ्यों को इस रूप से प्रेषित किया गया कि लगे कि सारा का सारा स्वतंत्रता का संग्राम एक परिवार की वजह से मिला है। और आज हम देखते हैं, आज ये जो नेक्सस है कांग्रेसियों का और वामपंथियों का, आज हम देख रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों से ये बाहर आ रहा है। तो जयराम रमेश जी चाहे जो बोले, इतिहास को तरोड़े, इतिहास को मरोड़े, लेकिन आज हम लोगों के पास पुस्तकें हैं और ये पुस्तकों के माध्यम से हम उनके झूठ को बार बार बताते रहेंगे। आप कहिए कुलदीप नैयर जी गलत बोल रहे हैं, कुलदीप नैयर जी को आप गलत ठहरा दीजिए, भाई ये पुस्तक है, पुस्तक में एविडेंस है, अब जाइए चेक करिए ना। अब कश्मीर पे स्टेक होल्डर कौन है? कश्मीर में स्टेक होल्डर सुशील जी हैं कि जवाहरलाल नेहरू है? कौन बताएगा? मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोगों के लिए पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट रहा है आज तक, और धारा 370 को लेकर के भी हमें समझना चाहिए कि धारा 370 के वजह से वहां पे दलित, आदिवासी, महिलाओं की जो दुर्दशा थी, अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से अनुसूचित जनजाति के मुस्लिम गुलाम अली जी को राज्यसभा भेजा गया है। आज से पहले ऐसा हुआ था क्या? सत्ता एक ही परिवार में रहे, वही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वही मुफ्ती मोहम्मद सईद, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ठीक है। मैं आज की गुरु प्रकाश जी, आज की ये जो डिबेट है ये एक्चुअल में बहुत, और मुझे भी अच्छा लगा, आप किताबों का हवाला दे रहे हैं, आप भी रिसर्च की बात कर रहे हैं, और ये आज की डिबेट गंभीर डिबेट है। तो इसीलिए अगर कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका राजावत डिसअपियर हो गई तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं, क्योंकि शायद राजनीतिक तू में हम चले जाते अगर कांग्रेस भी होती तो इसको। लेकिन राहुल लाल जी मेरे साथ हैं, पर राहुल लाल जी मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि इस डिबेट को थोड़ा सा हम तू में ना जाके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो है हम इस अपनी बात रखते रहें, तो मुझे लगता है ज्यादा एक बेहतर डिबेट कर पाएंगे। राहुल लाल जी, बात कुल मिलाकर यह है कि हरि सिंह जी को, महाराजा हरि सिंह को ये दिखाया गया कि वो नहीं चाहते थे कि भारत में उनका जम्मू कश्मीर का विलय हो, लेकिन पंडित नेहरू का जो कोट किया गया वो तो ये दिखा रहा है कि भाई उन्होंने तो आज़ादी से 1 महीना पहले ही कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर का विलय कर लो, लेकिन पंडित नेहरू उसको टालते रहे। जो इशारा सुशील पंडित जी कर रहे हैं, मैं उस सवाल पर भी आऊँगा कि भाई वो क्यों टालते रहे और दरअसल उनका क्या उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन ये इतना बड़ा ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक झूठ जो है वो देश के सामने क्यों परोसा जाता रहा सालों तक? देखिए, ये एक काफी गंभीर मामला आपने उठाया है। 2-3 पहलुओं को हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 कि आखिर कश्मीर की पूरी स्थिति क्या रही है उस समय, क्योंकि हम लोगों ने अब तक क्या देखा है, हम लोगों ने ये चीज पाया है कि महाराजा हरि सिंह जो है कि विलय के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब अचानक से अगर ये ऐतिहासिक तथ्य आ रहे हैं और उसमें नेहरू जी के भाषण का ही जो है कि दिया जा रहा है कि लोकसभा में उन्होंने क्या कहा था, कि लोकसभा में ही नेहरू जी ने कहा कि भाई 1 महीना पहले के लिए वो तैयार थे। तो आखिर वो तैयार थे तो वो किन शर्तों के साथ तैयार थे, क्या चीजें हुई, आप तैयार होके वो क्यों मुकर गए? क्योंकि देखिए, ये एक लाइन के इस खंडन से हम पूरे उस इतिहास के आधारभूत स्तंभ का खंडन नहीं कर सकते।
नेहरू जी के ऊपर सीधे सीधे ये आरोप लगा देना कि नहीं वो जम्मू कश्मीर को भारत के पक्ष में रखना नहीं चाहते थे, इसके जो तार्किक आधार जो बताने के प्रयास अभी सुशील पंडित जी ने किए, तो वो आधार इतने मजबूत तो होने चाहिए जो पुष्टि कर सके। तमाम जगहों को जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, फिर कश्मीर को छोड़ने के प्रयास क्यों होंगे? जब अगर ये सवाल कोई उठाएगा तो उस सवाल का भी उसे उत्तर देना पड़ेगा उसको। मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग कहीं से भी नेहरू जी के जो एक उनके विवेकहीनता, वो तमाम परिस्थितियां क्या थी, हो सकता है कि वो तैयार हुए, वो फिर पलट गए हो, क्योंकि जो शब्दावली का प्रयोग ये कर रहे हैं कि नहीं, वो विलय का प्रयास कर रहे थे और किरण रिजिजू जी लिख रहे हैं उस हवाले की कि नहीं, उसके बाद हम जो है कि नेहरू जी ने उन्हें डांट दिया, फटकार दिया, तो नेहरू जी क्यों डांटेंगे, क्यों फटकारेंगे? तो ये पूरा मामला इतना सीधा सरल नहीं है। एक मिनट राहुल जी एक मिनट, आप अपनी बात जारी भी रखेंगे, मैं आपको रोकूंगा नहीं, समय पूरा दूंगा। लेकिन आपने एक जो है इसमें जो तथ्य जो रखा, आपने एक जो बात की, वो मुझे लगता है वो गलत है, इसलिए मैं टोक रहा हूं। आपने कहा ये देखने वाली बात है कि महाराजा हरि सिंह क्यों मुकर गए, तो ऐसा कोई तथ्य ही नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि महाराजा हरि सिंह 1 महीने पहले चाहते थे, जुलाई में चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए और उसके बाद वो मुकरे। एक मिनट, वो मुकरे नहीं है। सवाल यह है कि ये जो पूरा भाषण है उसमें नेहरू जी खुद कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी नहीं करेंगे, वहां के लोगों की राय मशवरा देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और सुशील पंडित जी कह रहे हैं दरअसल नेहरू जी की शर्त थी कि भाई शेख अब्दुल्ला को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना जाएगा तब तक हम विलय नहीं करेंगे। अब एक हिस्सा, ऐसा हिस्सा जो भारत का हिस्सा है, ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है, सांस्कृतिक रूप से भारत का हिस्सा, भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा है, वो भारत में मिलना चाहता है, लेकिन पंडित नेहरू नहीं चाहते वो भारत का हिस्सा बने, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के दोस्त नहीं है। तो ये चीजें सामने आ रही हैं, और इसमें कोई ऐतिहासिक अगर गलती है तो वो आप इंगित करिए कि फिर मैं उस पर आगे डिबेट करूं। मैं वही कह रहा हूं कि आगे ना शेख अब्दुल्ला को लेके इस स्तर की चीजें क्यों आएंगी कि वो पहले प्रधानमंत्री बने तभी हम कराएंगे। तो देखिए, इसके अगर ये रिसर्च हो रहा है तो इस रिसर्च के और भी इसके गहराई में डुबकी लगाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम लोग कि वो उस समय हम लोग कि वो पहले तैयार नहीं हुए, नेहरू जी ही तैयार नहीं हुए मिलाने के लिए, बाद में फिर 370 का शर्त रख के फिर नेहरू जी मिलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब 370 पे विधानसभा में डिबेट हो रहा है तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई आपत्ति प्रकट क्यों नहीं करते, जो कश्मीर को लेकर इतना ज्यादा जो है कि वो आक्रामक थे, उग्र थे। फिर उसमें सरदार पटेल आपत्ति प्रकट क्यों नहीं करते? करना चाह रहे सुशील जी, मैं वो इंटरव्यू करना है, बस कुछ सेकंड में मैं बात पूरी करूं कि देखिए ये जो इस प्रकार से जो मैं मानता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन कहीं न कहीं देखिए एक तरह से 1999 से लेकर 2004 तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ऐसी तथ्य अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं आई, लेकिन हमेशा मामला इसी समय क्यों दिख रहा है कि पूरा का पूरा इतिहास यूटर्न लेता हुआ दिख रहा है। तो देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये इतिहास अचानक से इसी पर यूटर्न ले रहा है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था भी यूटर्न ले रही है। सुनिए उसके लिए आप सुशील जी आप जवाब देने से पहले उसके लिए अगर अब वो इतिहास सामने आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतिहास बीजेपी ने अब लिख दिया। इतिहास तो अपनी जगह था ना, पंडित नेहरू का भाषण तो अपनी जगह था, पहले भी था, अब भी है, वो मेरे पास भाषण का हिस्सा भी है, वो जो उन्होंने ट्वीट किया, तो उनका भाषण तो था। अगर पिछली सरकार उस भाषण को पब्लिक डोमेन में नहीं लाई, उन्होंने सच नहीं बताया, तो इसमें इस सरकार का तो दोष नहीं है। इस सरकार को तो साधुवाद देना चाहिए। इस सरकार को तो हम तो किरण रिजिजू को साधुवाद देंगे कि उन्होंने ये चीजें पब्लिक डोमेन में रखी और सच सामने रखा। सुशील जी एक मिनट रुकिए, आऊंगा, राहुल लाल जी आऊंगा, एक मिनट सुशील जी इंटरव्यू। देखिए, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भूत 70 साल पहले वापस जाके पार्लियामेंट में बोला हो अब इस सरकार के कार्यकाल में, ऐसा नहीं है। वो तभी बोले थे, वो जुलाई 1952 में संसद में बोले, और ये उस भाषण की प्रतियां हैं जिसका हवाला आप दे रहे हैं, और उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये आए informally around July or the middle of July. The advice we gave to Kashmir state was, and if I may say so, we had contacts with the organization, National Conference and its leaders, we had contacts with Maharaja's government also, but they dealt with us. The advice we gave to both was Kashmir was a special case, and it would not be right or proper to rush things there. Can you imagine? Kashmir was a special case. क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम बहुल राज्य था. Therefore, we should not rush there. In general principle, we had laid down that the people of the state should be consulted.
कि हमें वहां के आम जनमानस की राय पहले पता करनी चाहिए। ये राय आपने पूरे देश में अन्य रियासतों में पता की? एग्जैक्टली पॉइंट वहां यही है, पर रश किया? पॉइंट यही है कि अन्य रियासतों में क्या लोगों की राय ले ली गई थी? क्या उस समय जो महाराष्ट्र स्टेट था या उस बॉम्बे स्टेट था या उस समय जो हैदराबाद स्टेट था या बाकी थे, उनसे तो राय नहीं ली गई थी? फिर कश्मीर स्पेशल स्टेटस क्यों 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 देते थे? यही तो एक बिंदु है। हाँ, तो अशोक जी, ये जो स्पेशल स्टेटस का कीड़ा है, ये तब से कुलबुला रहा था और इसी के चलते ये स्पेशल स्टेटस जो है संवैधानिक प्रावधानों में बदला गया 370 के माध्यम से। तभी नई नागरिकता गढ़ी गई, नया ध्वज गढ़ा गया, तभी नया संविधान कश्मीर के लिए गढ़ा गया, तभी कश्मीर को भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। ये सब के सब काम स्पेशल स्टेटस के चलते हुए, जिसका कीड़ा बहुत अरसे से कुलबुला रहा था दिमागों में, और उसी का खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं, जिसके विषय में किरण रिजिजू जी ने सबसे ताजा अभी कहा। लेकिन आज तक की पुस्तकों में हिमालयन ब्लंडर के नाम पे कहा जाता रहा है इसे। ये इतना बड़ा अपराध किया इस देश के साथ, इसकी चर्चा पत्रकारों ने की है, लेखकों ने की है, समीक्षकों ने की है, देश भर के नामचीन लोगों ने इसको किताबों में लिख लिख कर दोहरा कर कहा है कि यह सबसे बड़ा अपराध उस नवस्वाधीन देश के साथ प्रधानमंत्री नेहरू ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए इसको जानना समझना बड़ा जरूरी है। हम राजनीतिक तू मैं नहीं करके ऐतिहासिक तथ्यों को तथ्यों की तरह रखेंगे, और जो तथ्य अब तक आपसे छुपाए गए, फिर कह रहा हूं, मेरा आज का शीर्षक भी यही है, कश्मीर का सच जो अब तक छुपाया गया। सवाल यह है कि क्यों छुपाया गया, और कश्मीर में क्यों हम महाराजा हरि सिंह को एक जो है विलन की तरह प्रोजेक्ट करते रहे और ये दिखाते रहे कि दरअसल वो चाहते नहीं थे भारत के साथ मिले, जबकि सच कुछ और था जो और कोई नहीं कह रहा। आज ट्वीट भले ही किरण रिजिजू का है, लेकिन जो शब्द हैं, जो बोली है, जो भाषा है और जो तथ्य हैं, वो और कोई नहीं, खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रख रहे हैं। इसलिए इन तथ्यों से कोई इनकार तो कम से कम नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शायद इसीलिए कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका राजावत अचानक अनट्रेसेबल हो गई हैं। मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर का सच जो अब तक छुपाया गया। अब तक हमको यह बताया गया कि महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो। हम सब यही जानते थे, यही पढ़ते रहे, और महाराजा हरि सिंह को एक विलन की तरह दिखाया गया। लेकिन अब दरअसल जो सोशल मीडिया पर जो जयराम रमेश और किरण रिजिजू के बीच जो जंग चली, उसमें किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, उन्होंने खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ भाषणों को कोट करा, कुछ भाषणों को फैक्ट दिए, उनके भाषण के हिस्से दिए, जो ये कहते हैं कि दरअसल महाराजा हरि सिंह ने आजादी से 1 महीने पहले ही, जुलाई महीने में ही
पंडित नेहरू से संपर्क किया था और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो, लेकिन पंडित नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो चाहते थे कि रायशुमारी हो जाए, उनकी कुछ और शर्तें थी जिसकी तरफ इशारा भी किया गया कि दरअसल वो ये चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला जो है नेतृत्व जम्मू कश्मीर का उनके हाथ में हो, तब भारत में विलय हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना चाहते थे। और ये स्पेशल स्टेटस जो दिया गया, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आज तक हम देख रहे हैं कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर आतंकवाद का शिकार हुआ, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ। पाकिस्तान, टर्की जैसे देश लगातार भारत के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगलते रहे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो पंडित नेहरू ने आजादी से पहले ही जिसका बीज बो दिया था। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ गुरुप्रकाश पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सुशील पंडित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं फिर एक बार बता देता हूं, दीपिका रजावत मेरे साथ जुड़ने वाली थी, मुझे ये कांग्रेस की तरफ से उनका नाम आया था, हमने उनसे संपर्क भी किया था, लेकिन ठीक डिबेट से पहले वो अनट्रेसेबल हो गई हैं। पीडीपी के शेख नासिर जो हैं, उन्होंने इस डिबेट में जुड़ने के लिए जो है सहमति दी थी, लेकिन अचानक से वो भी जो है उन्होंने कोई कारण बता के इस डिबेट से किनारा काट लिया। क्यों काटा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो तथ्य हैं वो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं और इन तथ्यों के सामने शायद कोई तर्क बचता नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस पर डिबेट कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर गुरुप्रकाश पासवान जी, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आप लोग, मैं इस डिबेट को थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कह रहे हैं कि भाई बार बार ये बात होती है कि भाई बीजेपी बहाना ढूंढती है, उसको कोई भी बहाना मिल जाए पंडित नेहरू को उनको डिमेन करने का, उनको उन पर अटैक करने का, ये दिखाने का कि वो सही नहीं थे। इन सब चीजों से आखिर हासिल क्या होगा? कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए अशोक जी, कुछ बातें समझने जैसी है। कश्मीर तो एक उदाहरण है। अब इनके दोहरे मापदंडों की कोई सीमा नहीं है। ये हर दिन अपने दोहरे मापदंडों की नए कीर्तिमान बनाते हैं और अगले दिन उसी कीर्तिमान को ध्वस्त करते हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी आज अपनी पूरी आवाज में, पूरी शक्ति से बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हुए थकती नहीं है। और दूसरा यही उदाहरण है कि किस प्रकार बाबा साहेब अंबेडकर के जीवित रहते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया। अब ये तो इतिहास के पन्नों में है। 370 के ओरिजिनल फॉर्म में जो 306A था, उसका बाबा साहेब अंबेडकर ने विरोध किया। क्या हमें यह बात कभी बताया गया? नहीं बताया गया, क्योंकि फर्स्ट फैमिली को यह बात आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा विरोध किया। गुरुप्रकाश जी, थोड़ा उसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए। आपको राहुल जी, बिल्कुल संक्षिप्त सा क्वेश्चन था। गुरुप्रकाश जी थोड़ा ज्ञानवर्धन जवाब कर ही रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने क्या विरोध किया, थोड़ा वो भी आप दर्ज करा दीजिए। मैं बताता हूं। ओके, हाँ ठीक है। आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का सुशील जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। गुरुप्रकाश पासवान अपनी बात पूरी कर ले, फिर सुशील जी जवाब देंगे, फिर मैं राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए गुरुप्रकाश जी। देखिए, इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है भाई, इतना व्याकुल मत होइए, थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए। पूरे तथ्यों के साथ मैं भी हूँ, कांग्रेस को एक एक करके सुनिए बाबा। राहुल जी बिल्कुल आप तथ्य रखिए, मैं आपको समय भी दूंगा। आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब दे लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अशोक जी, इनको स्टूडियो बुलाया करिए, स्टूडियो बुला के चाय पिलाया करिए। मैं आग्रह करता हूं आपसे। देखिए सुनिए राहुल भाई, यार अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत करते हैं। देखिए, इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने विरोध किया। और जहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात है, ये आज तक और पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कहां हुआ था, जरा देखिएगा एक बार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के माताजी ने कहा था कि इनके रहस्यमयी देहांत का राहुल जी बात पूरी, राहुल जी बीच में नहीं प्लीज। मैंने कहा आज की डिबेट जो चर्चा वो गंभीर है, गंभीरता के साथ। अरे बाबा एक मिनट, अरे आप सवाल पूछे तो जवाब देने का मौका देंगे राहुल लाल जी। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने का मौका तो दीजिए। अधीरता नहीं है इतनी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समय दूंगा। थोड़ा मैं संतुष्ट। हाँ, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक मिनट जी। बाबा साहब अंबेडकर विरोध करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान होता है वहां पे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माताजी थक जाती है चिट्ठी लिखते लिखते कि उनके मौत का जांच होना चाहिए, लेकिन जांच तक नहीं होता है। आप बताएंगे क्या? आप जवाब देंगे? ये जवाबदेही किसकी है? जानबूझ करके इतिहासकारों ने एक परिवार का महिमा मंडन करने के लिए, एक संगठन का महिमा मंडन करने के लिए आपने नैतिकता के साथ समझौता किया है। आपको इतिहास का बोध नहीं है।
आपको इतिहास का बोध नहीं है। गुरुप्रकाश जी, हाँ, गुरुप्रकाश जी, एक मिनट सुशील जी, आप इंटरव्यू करना चाहते, सुशील जी अपने, लेकिन मैं एक बात यहाँ बड़ी स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, हमारी आज की डिबेट जो है इंपॉर्टेंट बिंदु है, कश्मीर का सच जो छुपाया गया। सवाल यह है कि आप सुशील जी जवाब दे दें, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या चाहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या चाहते थे, वो विषय नहीं है। ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रधानमंत्री थे, ना उनके पास शेख जो है महाराजा हरि सिंह गए थे, ना महाराजा हरि सिंह दीनदयाल उपाध्याय के पास गए थे, ना वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे कि विलय कर लो। सवाल यह कि जो सच है, जो फैक्ट है, आज हम उस पर कि भाई ये क्यों विलय टाला गया, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुशील जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं डिबेट में आगे। अच्छी बात है राहुल जी, आपने प्रश्न किया कि भारत की संविधान सभा ने जब 370 हमारे संविधान में प्रावधान दिया उसका, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसका समर्थन क्यों किया। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आपको शायद याद होगा, संविधान सभा में यह तय किया गया था कि हम सारे फैसले एक राय से सर्वसम्मति से लेंगे, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं डाला जाएगा जो वोट दे करके स्प्लिट डिसीजन होगा, बहुमत से होगा, नहीं, सर्वसम्मति से होगा। और उस समय हालांकि कांग्रेस की कार्य समिति ने 370 को खारिज कर दिया था अपनी कार्य समिति में, लेकिन सरदार पटेल के आग्रह पर और यह समझाने पर कि यह अस्थाई प्रावधान है, क्योंकि कश्मीर युद्धग्रस्त है, मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में है और यह अस्थाई प्रावधान है, ये स्थितियां ठीक होते ही वापस ले लिया जाएगा, इस आश्वासन पर पूरी संविधान सभा ने 370 को स्वीकृति दी, सिवाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो उस सत्र में शामिल नहीं हुए अपने विरोध के कारण। लेकिन स्थितियां देखिए कब बिगड़ी, जब 1951 में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के संविधान सभा में भाषण दिया कि कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके बाद जब दिल्ली समझौता नेहरू जी के साथ हुआ और इस दिल्ली समझौते में यह कहा गया कि कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग ध्वज होगा, कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाएगा, वहां का गवर्नर सदर रियासत कहलाएगा, और उसके बाद फिर यह भी कहा गया कि कश्मीर जाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ेगा। 370 की ऐसी विकृतियां देखते हुए फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आंदोलन करना पड़ा, कश्मीर जाना पड़ा, अपनी बलिदान देना पड़ा। आप इस पूरे परिदृश्य को केवल एक चीज में नहीं समेट सकते कि फिर समर्थन क्यों किया, पूरी संविधान सभा ने समर्थन किया। आपने इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि 1951 से पहले ना तो जम्मू कश्मीर को उसका अलग प्रधान देने की, अलग निशान देने की बात थी, स्पेशल स्टेटस जो है देने की जो बात थी, वो उसके उस समय तात्कालिक कारण थे क्योंकि मामला यूएन तक पहुंच गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को समझिएगा। मैं राहुल लाल जी आऊंगा उसके बाद आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं गुरुप्रकाश जी, मेरा एक सवाल मैं फिर दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, भाई आप लोग मौका देखते हैं कि कब नेहरू जी पर अटैक करना है? नहीं, देखिए अशोक जी, अटल जी का वो भाषण आपको स्मरण होगा। अटल जी बहुत सम्मान करते थे और ये टू वे स्ट्रीट था, ऐसा नहीं कि एक तरफ से होता था। तो अटल जी बहुत सम्मान करते थे और हमारे राजनीतिक संस्कार में ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पे सत्य को कहने की आवश्यकता होती है वहां हम सत्य कहने से पीछे नहीं हटेंगे। जानबूझ करके आप भ्रमित करेंगे, लोगों में एक भ्रमजाल बनाएंगे, तो वहां स्पष्टता की आवश्यकता है और वहां हम पीछे नहीं हटेंगे। आज ये आवश्यकता है कि कश्मीर के संदर्भ में और कश्मीर के साथ साथ इतिहास के अनेकों पहलुओं पे जहां पे भ्रमजाल बनाया गया है, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। और आगे भी आप देखिएगा, ये कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी है, ये उनकी मोडस ऑपरेंडी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। बाबा साहेब अंबेडकर की बात हो, आरक्षण की बात हो, सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, अभी उनका नया ढकोसला चल रहा है चुनाव का। ये बार बार इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम करते रहते हैं, लेकिन जन जागृति के लिए यह आवश्यक है कि सत्य को आगे रखा जाए और हम आगे रखते रहेंगे। ठीक है, जन जागृति के लिए आवश्यक है। मैं राहुल लाल जी आऊंगा आपके पास, लेकिन एक मुझे ब्रेक और लेना है। इस ब्रेक के बाद आता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट विषय है, सच जो अब तक छुपाया गया और एक ऐतिहासिक झूठ जो है, उस झूठ के ऊपर से नकाब जो है, हिजाब जो है, हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस ब्रेक के बाद पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा।
आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टूक आप देख रहे हैं, तो दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर का सच जो अब तक छुपाया गया और जो ऐतिहासिक झूठ हमसे अब तक बताया गया कि दरअसल महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो, और जब पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण किया उसके बाद महाराजा हरि सिंह डरते घबराते आए और उन्होंने विलय जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि खुद नेहरू जी ने संसद में ये बताया था, जुलाई में ये बताया था कि दरअसल जो महाराजा हरि सिंह थे वो आए थे उनके पास, पंडित नेहरू के पास, वो जम्मू कश्मीर का विलय चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उस वक्त विलय नहीं किया। सवाल बड़े सारे उठ रहे हैं कि विलय क्यों नहीं किया, आखिर उनकी मंशा क्या थी। सबसे बड़ी मंशा जो अब तक समझ में आ रही है वो ये कि वो दरअसल चाहते थे कि उनके जो मित्र हैं शेख अब्दुल्ला, उनके हाथ में जम्मू कश्मीर का नेतृत्व दे दिया जाए, तभी जो है भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो। आखिर ये मंशा खतरनाक भी है और इसके खतरनाक रूप हम आज भी देख रहे हैं। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, मेरे साथ इसके अलावा गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुशील पंडित जी, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। राहुल लाल जी, जो पंडित नेहरू का जो भाषण है ये ठीक है, कांग्रेसी कहते हैं कि पंडित नेहरू को जो है निशाना बनाती है बीजेपी, मैं भी वो सवाल जरूर पूछ रहा हूँ, लेकिन ये पंडित नेहरू का भाषण का हिस्सा है जो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। इन्होंने सुशील जी ने भी जिक्र किया, जब गए थे विलय के लिए तो उस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि हमने महाराजा की सरकार और लोकप्रिय नेताओं को संदेश दिया कि विलय के लिए जल्दबाजी नहीं की जाए, विलय के लिए जल्दबाजी नहीं की जाए। वो कहते हैं इसके लिए तब तक इंतजार किया जाना चाहिए जब तक लोगों की मंशा जानने का कोई तरीका नहीं निकाल लिया जाए। क्यों भाई, क्यों बाकी स्टेट की मंशा नहीं जानने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर की स्पेशल मंशा जानने की कोशिश की पंडित नेहरू ने? ये सवाल उठना, और ये सवाल उठकर अगर पंडित नेहरू की जो है उनकी मंशा पर संदेह होता है आज, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, हमें 40 सेकंड का समय जरूर दीजिएगा। मैंने आपको 40 नहीं, मैं आपको 50 सेकंड समय दूंगा, लेकिन फैक्ट्स पे, हाँ फैक्ट पे ही बोलूंगा। देखिए, नेहरू जी का ये भाषण है, लोकसभा में दिया हुआ भाषण है, तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा कि भाषण गलत है, लेकिन किस संदर्भ में क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, और उसके रिसर्च के आसपास के हिस्से पर भी जाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, अभी यहाँ पे सुशील पंडित जी ने क्या कहा कि भाई संविधान सभा में जो पूरी बैठकें होती थी, तमाम तरह की चीजें होती थी, सहमति से हमारा संविधान बना है, मैं सहमत हूं इससे। लेकिन आप देखिए, चाहे आप नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार का डिबेट हो, राष्ट्रपति का चयन कैसे हो, तो डिबेट के समय में असहमतियां रखी जाती थी, अंततः एक सहमति के बिंदु पे पहुंचा जाता था। तो वहां पे वो असहमति के बिंदु संविधान सभा में मुझे दर्ज नहीं दिखे, नंबर 1 चीज। नंबर 2, जो आपका सवाल है कि जो हम लोग इस सवाल के बाद इस जगह पे पहुंच रहे हैं कि भाई शेख अब्दुल्ला को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये चीजें की होंगी, और साथ ही साथ ये भी चीज कही जा रही है कि 370 को स्थापित करने का उनका उद्देश्य रहा हो। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं अगर शेख अब्दुल्ला से ऐसा प्यार होता तो फिर शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी क्यों होती? और दूसरी चीज, 370 अस्तित्व में जरूर था,
लेकिन 1954 में जो राष्ट्रपति महोदय का आदेश आता है, वहीं से आप देखिए कि कई तरह की शक्तियां घटती चली जाती हैं और 370 को उसके बाद लगातार राष्ट्रपति के कई सारे स्पेशल आदेश आते हैं और लगातार 370 की शक्तियां मान लीजिए 85% तक घट चुकी थी। तो इसलिए ये जो तथ्य है, इस तथ्य को इसके आसपास के विभिन्न संदर्भों के संदर्भ में हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये कह देना कि अब्दुल्ला बहुत महत्वपूर्ण थे, उनके प्यार में कर दिया, तो फिर अगर उनसे इतना ही प्यार और मोहब्बत था, फिर उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण रहे? सही बात। आखिर तो ये कई सारे पहलू उठते हैं। मैं आज आपका जो डिबेट है वो एक गंभीर विषय है, मैं इसमें कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन जब इस डिबेट को करेंगे तो ऐसे मसलों का भी उत्तर हम लोगों को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल आपके अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बार सिर्फ एक तथ्य रख दूं, उसके बाद फिर सुशील जी इस पे जवाब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो किरण रिजिजू ने ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक कारण का जिक्र ये नहीं किया है कि शेख अब्दुल्ला का स्थापित करना, उन्होंने और कई चीजों की ओर इशारा किया है जो बहुत सारी चीजें गुप्त हैं, मैं नहीं जानता वो क्या, और उसके लिए बहुत अभी रिसर्च शायद और करनी पड़ेगी। पर सुशील पंडित जी। हाँ जी, ये कह रहे हैं साफ साफ, वी मेड इट क्लियर दैट इवन इफ महाराजा एंड हिज गवर्नमेंट एंड देन वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया, वी वुड लाइक समथिंग मच मोर, दैट इज पॉपुलर अप्रूवल ऑफ इट बिफोर वी टुक दैट स्टेप, वी डिड नॉट विश बाय सम क्लेवर टैक्टिक्स टू गेन समथिंग ऑन द पेपर। ये चाह रहे हैं कि वहां रायशुमारी हो, और इस रायशुमारी को प्लेबिसिट कह सकते हैं, इसको वहां का जनमानस टटोलना कह सकते हैं। ये इन्होंने बाद में भी, एक्सेशन के बाद भी नेहरू ने ये किया जब उन्हें अंदेशा हुआ कि वही शेख अब्दुल्ला इस पूरी स्वायत्तता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस दुरुपयोग करने की गुंजाइश को, उस पूरे निरंकुशता को उन्होंने होने दिया। 1951 में जब संविधान सभा के चुनाव होने थे अशोक जी, 75 लोगों की संविधान सभा थी, शेख अब्दुल्ला ने 73 उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, संविधान सभा क्षेत्रों में सबके नामांकन रद्द कर दिए सिवाय अपनी पार्टी के, किसी विपक्षी नामांकन को स्वीकार नहीं होने दिया, और बाकी 2 स्थानों पर भी अपने स्टूजेस, अपने गुर्गे चुनवाए, 75 के 75 संविधान सभा सदस्य उनके अपने थे। इसको आप लोकतंत्र कहेंगे? इसको लोकतांत्रिक परिपाटी कहेंगे? तो सुशील जी, इस पे एक सवाल मेरा ये भी है कि जाहिर से जब इससे एक बात तो साफ है कि पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है स्वायत्त हो, एक अलग देश हो, ये तो बड़ा साफ है कि क्योंकि तभी उन्होंने शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन फिर इतना बड़ा ब्लंडर जो है उसका एहसास नहीं उनको हुआ? बिल्कुल, उन्होंने ऐसा पाया। 1963 में उनका एक इंटरव्यू है, या 64 के जनवरी में है, फरवरी में, एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ, जिसमें उनसे पूछा गया कि व्हाट अबाउट प्लेबिसिट, तो उसमें उन्होंने कहा, हाँ, आई हैड प्रॉमिस्ड प्लेबिसिट, बट प्लेबिसिट वाज डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस, देयर इज नो मोर प्लेबिसिट रिक्वायर्ड। तो थोड़ा थोड़ा समय आने के बाद उनको लगता था कि उन्होंने जहां कहीं भूल स्वीकार की है, या उस भूल को किस तरह उसकी व्याख्या की जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि उन्होंने देख लिया था कि उनकी गलतियों का क्या परिणाम है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि भारत को सेना की नहीं केवल पुलिस की आवश्यकता है, काम चल जाएगा, और 62 में फिर याद हो गया, पता चल गया कि कितनी बड़ी गलती है और उसका क्या परिणाम है। ऐसी बहुत घंघोर गलतियां की हैं, परिणाम देखे हैं, भुगते हैं, और हो नहीं सकता कि उन्होंने उस गलतियों का एहसास न किया। गुरु प्रकाश पासवान जी, सवाल फिर यही है कि क्या आज कश्मीर को लेकर के क्या इसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि हम पंडित नेहरू की जो गलतियां हैं, उनका जो उन्होंने जो ब्लंडर किए, उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वो तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है अशोक जी, मैंने अध्ययन के समय ही पाया, और सुशील जी इस पे बेहतर बता पाएंगे, कि देश को पंडित प्रेमनाथ डोगरा, कुशक बकुला रिम्पोचे, इन लोगों के योगदान को जानने से क्यों वंचित रखा गया? अब आखिरकार ऐसा क्यों है? सारा का सारा श्रेय एक व्यक्ति को देना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हमारे इतिहास का निष्पक्ष आकलन होना बहुत आवश्यक है। इतिहास का निष्पक्ष आकलन हो, और इतिहासकारों को पेड प्रमोशन नहीं करना चाहिए। आज भी मुझे लगता है कि ये कोई आज की बात नहीं है, हमें हिस्ट्री में जाकर के, और मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव में इसकी नई शुरुआत की है। तो जितने भी हमारे आइकॉन्स हैं कश्मीर के, वो चाहे पंडित प्रेमनाथ डोगरा हो, कुशक बकुला रिम्पोचे हो, उन सब के योगदान पे निष्पक्ष आकलन हमें करना चाहिए। देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों लोगों ने भाग लिया उसमें। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी ने भी भाग लिया। मैं कहूँ कि ना, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान क्यों नहीं मिली?
गांधी जी आंदोलन चला रहे थे तो वो आंदोलन केवल गांधी जी के चलाने मार्ग से तो नहीं चल रहा था, अलग अलग हिस्सों में सारे लोग देशवासी भाग ले रहे थे उसमें। तो सबों का योगदान तो है, लेकिन रेखांकित तो नेतृत्व तो किया जाएगा ना। अरे वो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, मैं आपके दादाजी का बहुत सम्मान करता हूं भाई, आपके दादाजी का बहुत सम्मान है, लेकिन 1942 के आंदोलन में जल गए। हाँ सुन अशोक जी, क्या करते हैं, मतलब क्यों आप डिरेल कर देते हैं भैया एकदम। अच्छा डिबेट चल रहा है, व्याकुल होते हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी कौन थे बताइए ना जरा, कुशल बुकला रिपोची कौन थे बताइए ना जरा, बीच में इंटरवीन करते हैं आप, बताइए। आप, मैं चुनौती देता हूं आपको, छोड़िए आपको नहीं पता होगा, चुनौती आपको भी देता हूं, ये बताइए ना यार, 370 हटने के बाद आपने कितना राहुल लाल जी 370 हटने के बाद हम दोबारा, अभी तो वो चलता रहेगा, अब 370 वापसी तो होगी नहीं, इतना तो तय है। ये डिबेट हम करते रहेंगे 370 हटने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें तो सुशील जी भी सरकार से सवाल उठाते हैं, वो सब एक डिबेट चलती है। लेकिन आज की डिबेट जो है, मैं कह रहा हूं उसको प्लीज डिरेल ना करें। हाँ अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद वो कह रहे हैं जी मैं अपने प्रश्नों को वापस लेता हूं। राहुल लाल जी आप ठीक है, लेकिन कम से कम एक अध्ययन की शुरुआत हो। आजादी के अमृत महोत्सव से इस अभियान की शुरुआत हुई है, अध्ययन हो और निष्पक्ष आकलन हो। अरे भाई निष्पक्ष आकलन होगा तो सबको सब पता चलेगा ना, नेहरू जी का योगदान था, नेहरू जी की गलती थी। आप कम से कम आज बोलिए, शो पे ये बोल के जाइए कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक होने के नाते मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं। तो इंपॉर्टेंट है, निष्पक्ष मूल्यांकन है, उसमें गलत क्या है राहुल लाल जी? और राहुल लाल जी मूल्यांकन होना चाहिए। मैं तो सुशील पंडित जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मेरे बातों की पुष्टि कर दी, और आपने भी पुष्टि की कि भाई नेहरू जी कश्मीर को बचाना चाहते थे, इसीलिए शेख अब्दुल्ला की हमने तो सुनिए अरे बाबा सुनिए, नहीं आपकी पुष्टि हम तो कह ही नहीं रहे कि नेहरू जी देशद्रोही थे, क्यों कहेगा कोई? सवाल है वो भारत के पहले सुनिए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हम तो ये डिबेट कर रहे हैं, और जो बीजेपी ने भी जो सवाल उठाया वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे ब्लंडर कर दिए। वो क्यों करे वो एक अलग विषय हो सकता है, चर्चा का विषय है जी। मैं भी वही चीज कह रहा हूं कि अगर इतिहास का आपको फिर से अगर उस गहनता में जाननी है तो उसके वो सभी आयामों पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके समय कम है, महानायक है इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाइए। नहीं कोई अगर महानायक है उसका हम समीक्षा ना करें, रिव्यू ना करें, उसके कामों की हम बात ना करें, महानायक है तो मुझे लगता है वो भी गलत है। वो होना चाहिए, रिव्यू होने में कोई हर्ज नहीं है। राहुल लाल जी, मुझे आपकी बातों की पुष्टि कम और सच की पुष्टि ज्यादा करनी थी, और वो सच की पुष्टि होनी चाहिए आपके द्वारा भी। जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, जिसमें आपके पूज्य दादाजी ने भाग लिया, उस समय सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना के साथ संघर्ष कर रहे थे। 60,000 की सेना में से 28,000 सैनिकों ने बलिदान दिया था। वो इतिहास में कहां दर्ज है? उस सच की पुष्टि होनी चाहिए, केवल एक नेतृत्व नहीं था। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की। आखिर मेरे डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन सवाल यह कि फिर मुझे उस तथ्य की तरफ इशारा करना पड़ेगा, मुझे फिर यह बताना पड़ेगा कि नेताजी की जो है उनकी समाधि, उनका जो एक स्मारक है वो लाल किले के सामने बने, ये बात बहुत पहले हो गई थी, और इसको भी पंडित नेहरू ने टाल दिया था ये कह करके कि वहां कोई और स्मारक बन रहा है। आज तक वहां स्मारक नहीं बना। अशोक जी, हाँ, उनका स्मारक सिंगापुर में था, और नेहरू जी के रहते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको ध्वस्त करवाया। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारे पक्ष जुड़ते रहेंगे, लेकिन विषय आज का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसको समझने की जरूरत है। और सही है, इतिहास का निष्पक्ष आकलन हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आज अगर विरोधी लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये छेड़छाड़ नहीं हो रही। अगर इतिहास में कुछ गलत चीजें, गलत तथ्य हमको बताए गए, ऐतिहासिक झूठ हमें बताए गए, और आज अगर पता चल रहा है कि दरअसल महाराजा हरि सिंह एक ऐसे देशभक्त थे, दरअसल जिन्होंने कश्मीर के भारत में विलय को लेकर हमेशा से तैयार थे, लड़ रहे थे, नेहरू जी नहीं चाहते थे, तो यह अगर ऐतिहासिक सच है तो यह सच देश को मालूम होना चाहिए, और इसका आकलन हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यह अलग बात है कि इस चर्चा से आज पीडीपी और कांग्रेस जो है उन्होंने किनारा किया, अचानक से डिसअपियर हो गए, मैं नहीं जानता क्यों, ये उनका विषय है, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है, तो कुछ असहज सवाल इन लोगों के सामने जरूर उठ रहे हैं, जिनका जवाब देने में शायद उनको कठिनाई हो रही है। लेकिन दो टूक में हम ऐसे असहज सवाल, प्रश्न उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।